आप सभी देशवासियों को स्टार न्यूज प्लस परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। हरियाणा चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस की चिट्ठी का चुनाव आयोग ने जवाब दिया था, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग की उस चिट्ठी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने 5 बिंदुओं पर बात करते हुए चुनाव आयोग को खरी खरी सुनाई है। कांग्रेस का कहना है कि उसे आश्चर्य नहीं है कि आयोग ने हमारी शिकायतों की जांच कर खुद को क्लीन चिट दे दी है। वहीं ईवीएम की बैटरी पर दिया गया जवाब स्पष्ट करने के बजाय उलझाने का प्रयास ज्यादा लगता है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग की ओर से आए जवाब के लहजे पर भी आपत्ति जताई और कहा कि अगर आयोग का ये लहजा बरकरार रहता है तो पार्टी इस पर लगाम लगाने के लिए कानूनी सहारा लेगी। कांग्रेस ने आगे आरोप लगाया कि उसने आयोग से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ 100 से ज्यादा शिकायतें की थी, लेकिन आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। आयोग के इस रवैये पर हमला करते हुए कांग्रेस ने लिखा कि हम नहीं जानते कि कौन है जो चुनाव आयोग को सलाह दे रहा है या रेगुलेट कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आयोग इस बात को भूल गया है कि वो संविधान के तहत बनाया गया एक निकाय है जिस पर कुछ अहम कार्यों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी है। अब अगर चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। यानी कांग्रेस ने चुनाव आयोग को करारा जवाब दिया। अब देखना होगा चुनाव आयोग की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए मतदान से पहले चुनाव आयोग समेत प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। कांग्रेस राज्य की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग पर अड़ गई है। इसे लेकर पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अपनी इस चिट्ठी में आरोप लगाया कि शुक्ला एक विवादास्पद अधिकारी है जिन्होंने पूर्व में बीजेपी का पक्ष लिया है और उनके पद पर बने रहने से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने पर शक पैदा होने की गुंजाइश बनी रहेगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग को नजरअंदाज किया गया तो पार्टी कोर्ट का रुख करेगी। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि रश्मि शुक्ला ने उनके और तमाम विपक्षी नेताओं के फोन टैप करवाए हैं और उसकी जानकारी देवेंद्र फडणवीस सहित तमाम नेताओं को देने का काम किया, जिसे लेकर चुनाव से पहले प्रदेश में सियासत तेज है। इस बीच खबर है कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा क्षेत्र के लिए दाखिल 7,994 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जांच के बाद वैध पाए गए। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि 921 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र अवैध पाए गए। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है। ऐसे में टिकट कटने से नाराज बागी नेता महायुति के लिए सिरदर्द बन गए हैं। महाराष्ट्र में लगभग 110 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ विद्रोह रुख अपनाया है। इनमें सबसे ज्यादा 80 उम्मीदवार महायुति गठबंधन के हैं। इसमें बीजेपी के 44, शिंदे गुट की शिवसेना के 22, जबकि अजित पवार की एनसीपी से 14 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। कहा जा रहा है कि ये उम्मीदवार महायुति का सियासी खेल बिगाड़ सकते हैं और इसका खामियाजा सियासी दलों को भुगतना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा हाई है। उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों ने अपने नामांकन में अपनी संपत्ति को लेकर चुनाव आयोग के साथ जो जानकारी शेयर की है उसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र के 27 कैबिनेट मंत्रियों की संपत्ति में बड़ी वृद्धि देखी गई। जिन मंत्रियों की संपत्ति में इजाफा हुआ है उनमें से ज्यादातर ने जमीन या फ्लैट खरीदे हैं। जिन मंत्रियों की संपत्ति में वृद्धि हुई उनमें महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे का नाम भी शामिल है। उनकी संपत्ति में 772% का इजाफा देखा गया। 2019 में मंत्री की संपत्ति 39 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 3.4 करोड़ रुपए हो गई। लोक निर्माण मंत्री रविंद्र चव्हाण की कुल संपत्ति 117% बढ़कर 7 करोड़ रुपए से 15.5 करोड़ रुपए हो गई। मंत्री संजय राठौड़ की संपत्ति 5.9 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 15.9 करोड़ रुपए हो गई, जो 220% का इजाफा है। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे की कुल संपत्ति में 66% की बढ़ोतरी देखी गई। एनसीपी प्रमुख अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की कुल संपत्ति में 44% और 56% की वृद्धि हुई। वहीं 3 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। इसमें अजित पवार और उनके सहयोगी हसन मुशर्रफ महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक मामले में, जबकि मंत्री छगन भुजबल जमानत पर हैं। मुशर्रफ को ईडी की छापेमारी और पूछताछ का सामना करना पड़ा था, जबकि अजित पवार से इस मामले में कभी पूछताछ ही नहीं की गई। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि सत्ता पक्ष के नेताओं की संपत्ति अचानक से कैसे बढ़ सकती है? क्या सत्ता पक्ष के नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं?
ऐसे तमाम सवाल महायुति पर खड़े हो रहे हैं। झारखंड चुनाव के बीच जेएलकेएम को बड़ा झटका लगा है। जेएलकेएम यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी ने जेएमएम का दामन थाम लिया है। खुद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इसके साथ ही रिजवान ने गांडेय सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया है। बता दें कि गांडेय सीट से जेएमएम की कल्पना सोरेन उम्मीदवार हैं। रिजवान जेएलकेएम का बड़ा चेहरा माने जाते थे। ऐसे में अगर वो जेएलकेएम से चुनाव लड़ते तो जेएमएम को नुकसान होता और वोट बढ़ जाते। इसलिए चुनाव के दौरान उनके जेएमएम में शामिल होने से जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब गांडेय सीट से जेएलकेएम का कोई भी नेता नामांकन दाखिल नहीं कर सकता, क्योंकि नामांकन की तारीख अब खत्म हो चुकी है। यानी रिजवान ने जेएलकेएम छोड़कर पार्टी को दोहरा झटका दे दिया है। बताते चले कि हाल ही में जेएमएम ने लुइस मरांडी सहित बीजेपी के तमाम नेताओं को अपने पाले में ले लिया था, तो वहीं अब रिजवान के भी जेएमएम में आ जाने से झारखंड चुनाव में जेएमएम की स्थिति और ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। यूपी में होने वाले उपचुनाव के मतदान के लिए सभी पार्टियां अपनी रणनीतियों पर काम कर रही हैं। सपा और बीजेपी दोनों ही दलों के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। यूपी में पोस्टर वोट थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और अब सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी ने नया नारा जारी किया है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में सपा ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया। बता दें कि राजभवन चौराहे से समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ जाने वाली सड़क पर ये पोस्टर लगाए गए और ये पोस्टर सपा नेता विजय प्रताप यादव ने लगवाए हैं, जिसमें लिखा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पोस्टर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर भी लगाई गई है। सपा ने इस पोस्टर के जरिए सीएम योगी और बीजेपी पर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं के बीच एकता बनाए रखने का संदेश दिया है। हाल ही में सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जिसके बाद इस नारे पर सियासी संग्राम छिड़ गया। बता दें कि ये कोई पहला पोस्टर नहीं है। इससे पहले भी सपा की तरफ से इस तरह के पोस्टर जारी किए जा चुके हैं, जिसमें लिखा था 27 का सत्ताधीश। यानी कि सपा ने पोस्टर के जरिए सीधे सीधे यूपी में 2027 में होने वाले चुनाव को साधने की कोशिश की और अब नए पोस्टर के जरिए यूपी के मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। भारत कनाडा के रिश्ते बेपटरी हो गए हैं और अब इनके सुधरने की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि कनाडा की तरफ से आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पहले हिंदुस्तान पर खालिस्तान समर्थक निज्जर की जान लेने की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर प्रमुख रूप से आरोप लगाए और अब वो हिंदुस्तान पर साइबर जासूसी के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उनके पास सबूत किसी भी मामले में नहीं है। इस बार कनाडा की एक खुफिया एजेंसी ने हिंदुस्तान पर आरोप लगाया। एजेंसी का आरोप है कि हिंदुस्तान साइबर तकनीक के माध्यम से अलगाववादियों पर विदेश में नजर रख रहा है और यह भी कहा कि हिंदुस्तान कनाडा पर साइबर हमला कर रहा है। लगातार कनाडा की सरकारी वेबसाइट को निशाना बनाया जा रहा है। साइबर सुरक्षा के लिए कनाडाई केंद्र की प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिंदुस्तान और कनाडा के खराब होते द्विपक्षीय संबंधों के मद्देनजर कनाडा के खिलाफ भारत द्वारा प्रायोजित साइबर खतरे की गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। मामले में बयान देते हुए कनाडा के संचार सुरक्षा प्रतिष्ठान के प्रमुख कैरोलीन जेवियर ने कहा कि यह साफ है कि हम भारत को एक उभरते साइबर खतरे वाले देश के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान और कनाडा के बीच रिश्ते खराब होने की वजह इन साइबर हमलों को बताया, जिसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान कनाडा के रिश्ते और तल्ख हो सकते हैं। नवंबर की शुरुआत के साथ ही जनता को महंगाई का फटका लगा है। दीपावली छठ के महापर्व के कारण जहां बाजार रोशन है, तो जनता के लिए त्योहारों में खरीदारी मुश्किल नजर आ रही है। सबसे पहले रसोई का बजट बिगाड़ने वाली खबर सामने आई है। 1 नवंबर से कमर्शियल एलपीजी गैस की कीमतों में 62 रुपए का इजाफा हो गया है। वहीं 5 किलो वाले एफटीएल सिलेंडरों की कीमतों में भी 15 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो पेट्रोल डीजल की दरें भी बढ़ गई है। इसके साथ ही ट्राई के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत सभी टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम मैसेज की ट्रेसेबिलिटी और ब्लॉकिंग लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी अब टेलीकॉम कंपनियों को फर्जी नंबर या कॉल की तुरंत पहचान कर उन्हें ब्लॉक करना होगा। तो रेलवे ने ट्रेन की टिकटों की एडवांस बुकिंग की समय सीमा यात्रा के 120 दिन पहले से घटाकर 60 दिन पहले तक कर दी है। वहीं आरबीआई ने यूपीआई लाइट की ट्रांजैक्शन लिमिट 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी है। आरबीआई नवंबर में बैंक हॉलिडेज की लिस्ट भी जारी कर चुकी है, जिसमें अलग अलग राज्यों को मिलाकर कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि बैंक हॉलिडे वाले दिन भी बैंक की ऑनलाइन सर्विस सुचारू रूप से काम करेगी। इसके साथ ही कई और बदलाव भी आए हैं। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर डीएमटी के नए नियम लागू हो गए हैं। एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के नियम में भी बदलाव आया है, जिसके तहत अब यूटिलिटी जैसे बिजली और गैस बिल आदि पर 50,000 रुपए से ज्यादा के भुगतान पर 1% का चार्ज लगेगा।
सेबी ने इनसाइड ट्रेडिंग पर लगाम कसने के लिए म्यूचुअल फंड के नियमों को सख्त कर दिया है। नए नियमों के अनुसार नामनी या रिश्तेदारों को 15 लाख रुपए से ज्यादा की लेनदेन की जानकारी देनी होगी।